सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है हर्षिता और ये कुंडली आई है हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ करूं उससे पहले बताऊं कि अगर आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो ये नक्षत्र ऐसा है कि थोड़ी टेढ़ी बुद्धि का बना देता है। या आश्लेषा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं वो थोड़े से भ्रमित मानसिकता वाले होते हैं, उनकी कुबुद्धि जल्दी जागृत हो जाती है। मतलब यूं समझने वाली बात यह है कि अगर आश्लेषा नक्षत्र में है तो आपको अब मैत्री और शत्रुता का ध्यान रखना चाहिए कि आप किससे मैत्री कर रहे हैं और किससे शत्रुता कर रहे हैं। या फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको क्या चीज़ सही लगती है और क्या चीज़ गलत। कई बार आपको जो बातें सही कही जाएंगी वो आपको अजीब और उल्टा लगेगा और आपको लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव उसके नक्षत्र से, उसकी कुंडली में बैठे ग्रहों से, उसके आसपास के वातावरण से, उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रभावित होते हैं और उसका ही प्रभाव हमारे भविष्य का भी निर्माण करता है। इनकी कुंडली मकर लग्न की है, पर इनसे पहले आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग की बात। पर मैंने अभी जो बात कही कि आश्लेषा नक्षत्र में है तो थोड़ा कृतघ्न होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है, अपने मन के हिसाब से काम करने वाला होता है, अनसुनी बातों को करने वाला होता है, कोई कुछ भी कहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बार बार एक ही गलती करने वाला होता है, रिपीटिशन जो है वो गलतियों की बार बार एक ही तरीके से होती है और ये स्थिति होती है। तो मेरे कहने का अर्थ होगा कि अगर ये जाति का, जैसे कि इनके पिताजी ने इनसे पूछा है, इनके लिए इनकी कुंडली भेजिए और पूछा है कि इनका पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर अपने हिसाब से ये करना चाहती हैं, तो ऐसा इसलिए ही है भगवान क्योंकि सबसे पहले इनकी कुंडली में इनका जन्म चंद्रमा जो है वो आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है और चंद्रमा उस राशि में नक्षत्र में बैठे थे, जिसका प्रभाव ऐसा होता है पढ़ने में मन ना लगे, मन भ्रमित हो, कुंठित हो जाए, जल्दी क्रोध कर जाए, उसको अजीब सी चीज़ें चाहिए, उसकी पसंद बड़ी अद्भुत और अलग होती है, ऐसा होता है। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। इनका जन्म हुआ है उत्तरायण मार्गशीर्ष। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर होता है कि जिसका भी जन्म मार्गशीर्ष माह में उत्तरायण में हुआ है वो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता है और उससे भी बड़ी अद्भुत बात ये हो जाती है उसकी जिद ऐसे और भी बढ़ जाती है। तो कैसे? क्योंकि वो उत्तरायण में जन्मा है और उत्तरायण में तो वैसे भी सूर्य बलवान हो जाते हैं। इनका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ होगा तो शिशिर ऋतु में जन्मे होने से शनि के प्रभाव में आने के कारण इनको एक अलग तरीके का दिमाग में डर होता है कि मेरा काम रुक ना जाए, मेरा होगा कि नहीं, मेरी जो चीज़ मुझे मिली है उसमें कोई पार्टीशन तो ना होने लगे, ऐसे खतरे उत्पन्न होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं और इस वजह से व्यक्ति की कम से कम, हालांकि कृष्ण पक्ष में जो लोग जन्मे होते हैं वो कठोर बोलने वाले होते हैं, थोड़े अलग टाइप से उनका साउंड निकलता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो वाणी है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो राहु है क्योंकि उसकी कोई आकृति नहीं है, ध्वनि की कोई आकृति नहीं है, पर वो सबको प्रभावित करती है। तो ये राहु से और शनि से प्रभावित हो जाती है या कृष्ण पक्ष से प्रभावित होने के कारण कई बार वो व्यक्ति को हैरेस करने वाली और कठोर बोलने वाली बना देती है। मंगलवार को ये जन्मी है, इस वजह से उग्रता अलग लेवल की होती है, व्यग्रता अलग लेवल की होती है, आतुर होता है व्यक्ति किसी भी चीज़ को समझने के लिए। इसके बाद इनका जन्म हुआ आश्लेषा में, तो मैंने उसका प्रभाव आपको आरंभ में बताया है। इनका जन्म हुआ है प्रीति योग में, इस वजह से कई बार व्यक्ति अपने से ऊंची उम्र के जातकों से प्रेम कर बैठता है। जैसे अगर कोई जातिका है तो वो उनको प्रेम हो जाए किसी कभी बड़े उम्र के जातक से, ऐसा। उसके बाद ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण है इनका, ये नक्षत्र के कारण होता है। इस वजह से व्यक्ति कम से कम सात्विक है, शुद्ध है, मनस्वी तो होगा, पर उसके पास राक्षस गण है, इस कारण से कई बार उसमें कर्कशता भी आ जाती है, वाणी में हो, स्वभाव में हो, चिंतन व्यक्ति रख नहीं पाता है, कंसंट्रेशन भी लो होता है। ये सब चीज़ें पंचांग में दिखती हैं। अब आपको मैं इनकी कुंडली में कुछ अजीब सी चीज़ बताता हूँ। जैसे इनकी कुंडली में पंचम भाव एजुकेशन का होता है। पिता का सबसे प्रधान प्रश्न है कि इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो जरा देखिए तो यहाँ के अधिपति कौन है? यहाँ के अधिपति बनते हैं शुक्र और ये मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। तो पंचम भाव जो है वो एजुकेशन का होता है, तो लाड प्यार का होता है। तो वहां पे गुरु और राहु केतु का प्रभाव जब पड़ेगा तो उसमें कमजोरी होगी। वो रहेंगे, माता और पिता हैं और रहेंगे, पर उनका प्रेम जो है वो व्यक्ति को कमजोर या कम सा या कमतर करके मिलेगा या थोड़ी बहुत उसमें
निश्चलता की कमी हो जाती है। ये कई बार जातक के स्वयं के स्वभाव के कारण, मकर लग्न वाले कम बोलने वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रहता, वो किसी को गलत सलाह नहीं देते, उटपटांग हरकतें उनकी थोड़ी बहुत होती हैं, पर उनको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त आपको मैं एक बात बता दूं तो जैसे मकर लग्न की एक बड़ी खासियत होती है कि मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। मतलब योग कारक का अर्थ होता है भगवान कि वो ग्रह आपकी कुंडली के लिए बड़ा मायने रखेगा और उसका महत्वपूर्ण और बलवान होना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो केंद्र का और त्रिकोण का अधिपति है। मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र जो होते हैं वो दशम भाव के अधिपति होने के साथ साथ पंचम भाव के अधिपति होते हैं। जहां पंचम भाव त्रिकोण भाव है, वहीं दशम भाव केंद्र का सबसे बलवान भाव है। तो इन दोनों भावों के अधिपतियों का मतलब केंद्र और त्रिकोण का अधिपति हो जाए अगर कोई ग्रह तो बड़ा अच्छा होता है, और अगर वो इन भावों में ही बैठ जाए तो और भी अच्छा हो जाए, या फिर अगर इन भावों पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये और भी अच्छी बात होती है, मतलब तेहरी राजनीति पड़ जाती है। और अगर शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में लाभ में बैठ जाए, जैसे कि यहाँ बैठे हैं, तो ये और बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। पर बात यह है कि वो शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे। अब आपकी भी कुंडली में अगर दशम भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हों तो ये अच्छी बात होती है, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिकता के लिए, खर्च के लिए ये व्यय बहुत ज़्यादा करवा देते हैं और कामुक भी बना देते हैं प्रवृत्ति थोड़ी। हालांकि व्यक्ति के पास अनुभव अलग लेवल का होता है, वो अपनी छोटी अवस्था से बहुत ज़्यादा सोचता है, प्रश्न भी उसके दिमाग में बहुत सारे हैं, वो उसकी तार्किकता बड़ी अबूझ पहेली की तरह होती है जिसको समझाना और समझना बड़ा मुश्किल सा होता है। पर जब जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति शुक्र वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो कई बार पाचन तंत्र गड़बड़ करते हैं, कई बार गले की समस्या होती है, थायराइड वगैरह बढ़ने की स्थिति बनती है। उसके बाद पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, ये बात मैंने कही। नेत्रों की समस्या कई बार परेशान करती है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा कम होगा। वैसे इस कुंडली के लिए बुध 12वें हैं, सूर्य बुध एक साथ 12वें हैं, यानी कि मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टम और छठवें भाव के अधिपति। तो जरा सोच के देखिए तो व्यक्ति की निद्रा भंग है, इनको नींद अच्छे से लेनी चाहिए, समय पे सोना और समय पे जागना चाहिए। सूर्य और बुध 12वें हैं, कई बार व्यक्ति गलत संगति में भी चला जाता है। इसकी एक गुंजाइश इसलिए भी बनेगी क्योंकि इनकी कुंडली में जो गुरु है वो राहु केतु के संपर्क में और लग्न में ही मंगल का प्रभाव है और चंद्रमा पे शनि और मंगल दोनों का प्रभाव है। तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, जैसे चंद्रमा को शनि ने भी देखा है अपनी 10वीं दृष्टि से, मंगल की नीचे दृष्टि पड़ गई चंद्रमा पे, शनि की शत्रु दृष्टि पड़ गई, राहु की भी बहुत अच्छी तटस्थ दृष्टि है, इस वजह से राहु की कर्क राशि पे बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। तो इस कारण से व्यक्ति का जो मन है वो विचलित है। और मेरे कहने का सीधा और स्पष्ट सा उत्तर है कि इनकी कुंडली के चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो व्यवहारिकता कमजोर होती है, इमोशनल एक्टिविटी व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है, वो बहुत जल्दी रो देता है, बहुत जल्दी टफ हो जाता है और वो तुरंत अपना बिहेवियर बदलता है। ये साइंटिफिक है, ये इसको समझना होगा क्योंकि अब आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वो संवेदनशील हो रहा है और दरअसल वो किसी एक सांचे में नहीं है, उस पर बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव उसको निगेटिवली अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ सूर्य और बुध 12वें भाव में बैठे हैं, लग्न कुंडली में 12वें भाव में, ये मित्रता गड़बड़ करवा देते हैं। गलत मित्रता में व्यक्ति जाता है, गलत लोगों की संगति मिल जाती है, तार्किकता बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ बैंकिंग बहुत अच्छा हो, एजुकेशन में व्यक्ति जाए, एजुकेशन के सेक्टर में जा सकता है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जा सकता है, आईटी सेक्टर की नौकरी कर सकता है, उससे संबंधित पढ़ाई भी कर सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे बनेंगी। पर व्यक्ति का व्यय बड़ा अद्भुत हो और बड़ा बेपरवाही से व्यक्ति खर्च भी करता है, कई बार वो दूसरों का खर्च भी स्वयं पे ही डाल लेता है ऐसा, जबकि उसके पास उसको पता है कि उसकी आमदनी उतनी नहीं है कि वो दूसरों का भी भार वहन कर सके, पर भाई फिर भी वो ऐसा कर सकता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लग्न में मंगल उच्च के उसको बड़बोलेपन का शिकार बना देते हैं ऐसा। यहाँ पे वृश्चिक राशि के शुक्र पाचन तंत्र गड़बड़ करेंगे और चंद्रमा दशम स्थान से केंद्र में, गुरु जन्म कुंडली में पंचम स्थान में, वृषभ राशि शत्रु की राशि में, और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उन्हें देख रहे हैं। पंचमेश पंचम को, पंचम का कारक पंचम में, पंचमेश पंचम को देख रहे हैं और पंचम के कारक गुरु पर राहु और केतु के संपर्क में दोनों, इस वजह से पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगे और व्यवहारिकता व्यक्ति के पास थोड़ी कम होती है, वो किसी के साथ भी कोई चीज साझा नहीं करना चाहता है। अब जरा देख के देखिए तो इनकी कुंडली में मंगल उच्च के, चंद्रमा स्वग्रही, शनि स्वग्रही या उच्च के, और सूर्य और बुध 12वें भाव को बलवान कर रहे हैं क्योंकि मित्र की राशि है, वहां के अधिपति पंचम में। हालांकि इस कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, पर बड़ी संभल के बात कहता हूं, मकर लग्न की कुंडली के बारे में मैंने एक बड़ी पहले बात कही थी जिसमें चर्चा की थी कि
मकर लग्न की कुंडली के लिए और कर्क लग्न की कुंडली के लिए बुध और गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं। उसी तरीके से मकर लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं। पर चूंकि ये दोनों ग्रह शुभग्रह हैं और इस वजह से इनका शुभग्रह होकर के किसी भी भाव में बैठना अच्छा हो जाता है, परंतु चूंकि ये दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं, इस वजह से हम इनकी दशा में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, है ना। और इनकी कुंडली में बुध जो बैठे हैं वो 6 डिग्री के हैं, सूर्य 16 डिग्री के हैं, इस वजह से बुध अस्त हो जाएंगे और बुध बैठेंगे मूल नक्षत्र में और सूर्य बैठेंगे पूर्वाषाढ़ा में। और नवमांश कुंडली में ये जो बुध है वो 12वें भाव में ही बैठ रहे हैं, इस वजह से ये स्थिति यहाँ देखिए, नवमांश कुंडली में भी बुध 12 में बैठ रहे हैं, तो बुध वर्गोत्तम होंगे, वर्गोत्तम ग्रह बलवान होगा और व्यक्ति के मानसिकता को कई बार, चूंकि बुध 12 में है, इस वजह से अपने घर से ज्यादा उसको बाहर के लोग अच्छे लगते हैं, अपने घर के लोगों से ज्यादा बाहर के लोग और अपने देश से ज्यादा विदेश आकृष्ट करेगा। क्योंकि चंद्रमा मूल के नहीं है, आश्लेषा के हैं, इस वजह से पहले से ही एक कृतज्ञता का भाव आ जाता है। कई बार व्यक्ति, आप इनको ऐसा कह सकते हैं कि आप इन पे पूर्णतया विश्वास करने से चूक जाते, या कई बार आप इन पे पूर्णतया विश्वास नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा पे कई ग्रहों का प्रभाव और बुध सूर्य 12 में है, इस वजह से विलक्षणता थोड़ी कमजोर होती है। इनको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो अपने से बड़ों का आदर अपने अंदर से, हृदय से जागृत करें। ऐसा नहीं कि आप आदर सिर्फ इसलिए ना करें क्योंकि वो आपके माता और पिता हैं और वो आपसे बड़े हैं, बल्कि आपको अंदर से ही उनके प्रति आदर का भाव जागृत करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ये व्यक्ति में ये चीज आ जाए, ये बढ़ जाए, तो उसका उत्थान कोई रोक नहीं सकता है। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ जाना और चतुर्थ स्थान में राहु का बैठना, यहां भी राहु की दृष्टि कर्क पे थी, यहां भी जो राहु है वो कर्क में ही बैठे हैं। इसका अर्थ है कि ये राहु हर जगह व्यक्ति को देने वाला बना रहे हैं, पर उसके साथ साथ वो व्यक्ति अपने माता और अपने पिता से कई बार शत्रुता भी मोलने लगता है, और उसके अतिरिक्त उसका मन कंफ्यूज होता है, भ्रमित होता है, चिंतित होता है, लालची होता है, और साथ ही साथ इनका जो संबंध इनके जो है वो बेटे की पत्नी से है, वो कई बार गड़बड़ हो, या कई बार वो रुग्ण हो, या कई बार उनके साथ वो बहुत अच्छा ना हो। तो अगर ये अपने बच्चों के साथ या अपने साथ या अपने जो है वो इन लॉज के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं रखेंगे, तो उधर से फिर इनको भी भोगना पड़ेगा वैसा कमजोर, क्योंकि एकादशवें भाव में शुक्र और राहु बैठे हैं। यहाँ पे जन्म कुंडली में नवम भाव के अधिपति 12वें हैं, इस वजह से बुध इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के रूप में होते हैं। अच्छे भाव के अधिपति हैं, नवम भाव वहां के अधिपति होकर के 12वें होते हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार दूसरों की सेवा करने में ही अपना धन अधिक बार खर्च कर देता है। अगर नवम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपको अपने व्यय पे नियंत्रण करना चाहिए। और इसका दूसरा सीधा सा फल मिलता है कि व्यक्ति कई बार अनगिनत खर्च कर देता है। अगर धर्म पे भी वो खर्च करेगा, ब्राह्मणों पे भी वो खर्च करेगा, तो कई बार वो अति खर्च की अधिकता कर देता है। इसके कारण कई बार उसको दोष लग जाता है, या फिर उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करते। कुंडली के हिसाब से मैं ये दोष युक्त है। ऐसा नहीं कि देना गलत है, पर एक सीमा में जाना। आपके जेब में पैसे नहीं है और आप दिए जा रहे हैं, तो दरिद्र होंगे या कमजोर होंगे। तो दूसरी बात है कि ये एक लेवल पे, दार्शनिकता के लेवल पे बात करेंगे तो वो राजा हरिश्चंद्र वाली बात होगी। उनके पास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व दान किया था। पर यहाँ बात अलग है कि व्यक्ति के भाग्य भाव का अधिपति 12वें है, और जन्म कुंडली में 6वें और 8वें भाव के अधिपति भी 12वें हो रहे हैं। 6वें और 8वें भाव के अधिपति, तो यहाँ पे 12वें भाव में नवम भाव के भी अधिपति बैठ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार अपने खर्चों को सीमित नहीं कर पाता, या फिर उपयुक्त जगह नहीं खोज पाता, या कई बार अपने खर्चों को नियमित नहीं कर पाता, या संयमित नहीं कर पाता, नियोजित नहीं कर पाता। समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं। मतलब कई बार ब्राह्मणों को ही दे पूरा दे दे, मित्रों को ही दे तो पूरा दे दे, और फिर बाद में जो है वो माथा पिटता रहे। तो ये इस कुंडली का एक दोष है।
मंगल जो है वो 10 डिग्री के हैं, अवस्थागत बहुत अच्छी है स्थिति। सूर्य 16 डिग्री के बहुत अच्छे हैं। बुध अस्त है, इस वजह से भाग्य अस्त हो रहा है। अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है और जाना ही चाहिए। आपकी कुंडली में भवन, भूमि, वाहन का सुख मंगल और शनि दोनों दे रहे हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। पर इस कुंडली का एजुकेशन अभी बाधित है और अभी शुक्र की दशा है। अभी इनको विपरीत जो लिंग होता है उसके प्रति आकृष्ट करने का दशा चला हुआ है और कम से कम ये शुक्र की दशा है, इस वजह से हमें सावधान रहना चाहिए। शुक्र पे राहु का प्रभाव है और कम से कम वो गुरु से प्रभावित है। इनकी कुंडली में वैसे सरकारी नौकरी या पिता से सुख का योग बहुत अच्छा है। इनकी सामाजिकता अच्छी है, इनकी जो व्यवहारिकता है वो भी ठीक है, पर बाहर के लोगों के लिए, घर के लोगों के साथ इनके संबंध थोड़े अच्छे परिभाषित नहीं हो रहे। नवमांश कुंडली में मंगल, स्वग्रही, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा तो अच्छा है, गुरु का प्रभाव भी ठीक है सूर्य पे, द्वितीय भाव के अधिपति पे। गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे, दोनों ही जगह है। दाम्पत्य थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता रहेगा क्योंकि शनि जो है वो अष्टम में बैठे हैं, पर शुक्र के साथ बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए पापी ग्रह होता है। इस वजह से पति लालची ना मिले और कई बार वो आपको ठगने के लिए आपके जीवन में ना आया हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार आप जिससे विवाह कर रहे हैं, अगर आप अकेले हैं या फिर कभी भी उस पर विश्वास करें तो उस पर दोष युक्त हो, कोई भी आप पे कुदृष्टि डाल सकता है, कोई भी आपका लाभ उठा सकता है। अपने कपड़े, अपने चलने का तरीका, रहन सहन का स्तर जो है वो बड़ा ही एकदम सादगी से युक्त रखें, जितना ज़्यादा हो सके उसको अच्छा उसको डेकोरेट करें। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पे है, शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में अष्टमेश पे है, इस वजह से आयु तो अच्छी है पर उसके साथ रुग्णता भी आ रही है। इस कारण से मैं ये बात कह रहा हूँ। वैसे एक बात और भी बता दूं, आपकी कुंडली में दूसरों से प्रभावित होने का योग लगा है। आप मकर लग्न के हैं। गलती सलाह तो आप किसी को नहीं देते, पर हाँ कई बार आपका काम बिगड़ता है और वो गुरु राहु केतु के कारण है। आपके अंदर की जो प्रॉस्पेरिटी है वो व्यय में जा रही है। अगर आप धन बचा लेंगे तो बहुत अच्छा बचेगा, नहीं तो फिर वही धन जब बीमार होंगे और उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब आपके पास नहीं रहेगा। ये काम समझने वाली है। अब उसके बाद आपको मैं बता दूं तो इस कुंडली में मंगल, बुध, सूर्य की चर्चा करी। चंद्रमा जन्म कुंडली में 28 डिग्री के हैं, ढलान पे हैं। अपने मनोव्यथा को समझिए, अपने मानसिक अवस्था को परिभाषित करिए। बड़ों का आदर, छोटों को सम्मान, छोटों को लाड प्यार, ये सब होता है। गुरु राहु और केतु के संपर्क में है, पर केतु 0 डिग्री के और शुक्र जो है वो 25 डिग्री के हैं। इस वजह से व्यक्ति में शौकीन मिजाज का हो जाता है और वो जल्दी ही किसी को अपनी तरफ खींचना चाहता है और थोड़ा वो लालची भी होता है। भौतिकवादिता उसे घेर करके रखती है और वो भौतिकी सुखों से लबालब भरा भी रहता है। इस कुंडली का भाग्य बल विदेश ले जाने को कह रहा है। आप बाहर जाकर के विदेशी डिग्री, उच्च शिक्षा, पढ़ने पढ़ाने का काम, बैंकिंग, फिनांस और IT सेक्टर से संबंधित नौकरी कर सकते हैं। पर इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही, शनि उच्च के, मंगल उच्च के, ये कुंडली को बल दे रहे हैं और ये कुंडली साहसी है। कई बार थोड़ी बहुत परेशानी इस कुंडली को मिलेगी और देर से पटरी पर आने के योग हैं। अभी शुक्र की दशा है जो आपको लालची बना सकती है। हालांकि अभी दशा योग कारक ग्रह के आधार पर कमजोर नहीं, क्योंकि यहाँ भी शुक्र मित्र की राशि में और यहाँ भी शुक्र जो है वो उच्च के बैठे हैं। आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, पश्चिम दिशा की तरफ। इस कुंडली के लिए शनिवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए वृषभ और कन्या राशि के जातक अच्छे होंगे। विवाह अगर करना हो तो कर्क और वृश्चिक जातकों से अच्छा हो। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में वृषभ राशि के जातकों से विवाह हो। विवाह की दिशा दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली के लिए श्रवण नक्षत्र, स्वाति, रोहिणी, विशाखा और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में पुष्य, रेवती, उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये सब नक्षत्र किसी भी काम के लिए अच्छे होंगे। इस कुंडली में लग्नेश का जन्म कुंडली में और धनेश का जन्म कुंडली में सप्तम भाव, दशम भाव में उच्च का होना, ये प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करने के योग बना देते। अब पेट्रोलियम सेक्टर में, हैवी मोटर व्हीकल्स में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरीके के कोई भी काम कर सकते हैं। मैकेनिक्स भी इस कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। पराक्रम भाव के अधिपति का पंचम में आना, हालांकि शुक्र उस भाव को देख रहे हैं, इस वजह से देर से ही सही पर संतति का योग है। दाम्पत्य आपकी कुंडली में ठीक है, मैं उसे खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन चंद्रमा यहाँ बढ़िया बैठे हैं, सूर्य का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, शुक्र और शनि। वैसे कुंडली दाम्पत्य के मामले में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। दशमांशा कुंडली में शनि और मंगल का जो संबंध बन रहा है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, इस वजह से इस कुंडली में प्रैक्टिकलिज्म है और ये कुंडली धार्मिक है पर उतनी ज्यादा नहीं। ऐसा तर्क बल बहुत ज्यादा अपना मत बढ़ा, तर्क बढ़ाइए पर वो अपने से बड़ों से तर्क मत करिए, कुतर्क मत करिए। आप चुपचाप सुन करके साइलेंट रहें, किसी से बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, अपनी ऊर्जा का क्षरण मत करिए।
ये बात है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बता दूं, पंचम भाव के अधिपति पंचम को देख रहे हैं, गुरु वहां बैठे हैं। एजुकेशन अभी बाधित रहेगा और कम से कम अभी ये परेशानी 2026 के फरवरी तक है, बल्कि उसके बाद तक भी थोड़ी बहुत परेशानी बनी रहेगी। हमें अभी सावधान लगातार 8 साल रहना है। अगर हो सके तो इनको देवी मैया के दर्शन के लिए भेजें। प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, मांसाहार बिल्कुल बंद करें, भोजन में शहद और हल्दी का सेवन बढ़ाएं, गुरु तत्व की वृद्धि करें, हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंगबली के मंदिर का दर्शन वगैरह हो जाए तो अवश्य कराना चाहिए। गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और बच्चे के लिए कम से कम माता पिता को गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। क्लियर है? इतनी सारी चीजें। छठवें भाव के अधिपति छठे को देख रहे हैं, आपकी बुद्धि हारेगी नहीं। सप्तम भाव ठीक बैठा है, इनका छोटा समाज अच्छा है और डेली रूटीन इनकम बहुत बढ़िया है। मैं उसे कमजोर कभी भी नहीं कह रहा। नवम भाव से पहले अष्टम भाव जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बुध और सूर्य के कारण बन रहा है। इस वजह से पिता से मतभेद होते रहेंगे। पिता कई बार इनको लेकर के चिंतित थोड़े बहुत होते रहेंगे। वैसे एक बात बता दूं तो इस कुंडली का लाभ है, देर सवेर ये कुंडली थोड़े बहुत सफलता के साथ आगे बढ़ जाएगी। नवम भाव विदेश भेजने को कह रहा है। दशम भाव बहुत ज्यादा बढ़िया बना है। एकादशवां थोड़ा रोग है और प्रॉस्पेरिटी है पर व्यय के साथ है, मतलब व्यक्ति साधनों से भरा रहेगा। और 12वां भाव जन्म कुंडली में 9 नंबर की राशि बनी है। सेवा करिए, ससुरसा करिए, बड़ों का आदर करिए, सम्मान करिए, उनके साथ कभी भी कलह ना करिए। आपके कारण आपकी माताजी परेशान ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बता दूं तो इस कुंडली के ऊपर माताजी का स्वभाव ज्यादा रहेगा। ये कुंडली मम्मी से प्रेरित है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।